आज की इस वीडियो के अंदर हम तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू हमारा ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला कर सकता है, और दूसरा मौजू आज का हमारा ये है कि अमेरिका के बाद बरतानिया जो है उसने भी इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। और आज का तीसरा मौजू हमारा ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बहुत बड़ा अंदरूनी चैलेंज जो है वो दरपेश है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज का जो पहला मौजू है, इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हो चुकी और आज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जश्न मनाया। जो सरकारी सतह पर तकरीब हुई वो यहाँ इस्लामाबाद में मोनूमेंट के मकाम पर हुई, और उसमें वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स वो सब वहाँ मौजूद थे, और हमारे जो जट्स थे उन्होंने अपने फ़न का वहाँ भरपूर मुजाहरा किया। और चूँकि अंधेरा हो चुका था उस वक्त उन्होंने आसमान जो है वो रंगों में यानी कि नहला दिया उसने। ऐसा ज़बरदस्त मुजाहरा था, हर तरफ एक गूंज थी जहाज़ों की। और इसके बाद जो मज़े की चीज़ थी वो ये कि आज जहाँ जहाँ जाने का इत्तफाक हुआ आज के दिन में एक ऐसा यानी फ़ील आ रही थी कि फेस्टिविटी हो रही है हर जगह, मिली नगमे चल रहे हैं, तराने चल रहे हैं, और फतह का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। और ये किसी भी जिंदा कौम यानी का कौम के ज़िंदा होने का सबूत होता है कि वो अपने त्यौहारों को, अब ये त्यौहार बन चुका है, हुकूमत भी ऐलान कर चुकी है कि इस दिन को हर साल मनाया जाएगा भरपूर तरीके से, जिसका आगाज़ अब आज यानी इस दिन हो चुका है। तो बहरहाल ये सेलिब्रेशन अपनी जगह पे है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है वो जिसको कहते हैं बिलखुसूस हुकूमत के अंदर वो अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। मोदी साहब हों या उनके वज़रा हों, बिलखुसूस जो उनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो यानी कि ऐसे ऐसे बयान दाग रहे हैं जिससे ये इंप्रेशन मिल रहा है लोगों को कि जैसे वो तैयारी कर रहे हैं फिर से कोई ऐसी बेवकूफ़ी करने की जिसका कि नतीजा वो ऑलरेडी देख चुके हैं। आज वो रोज़ाना की बुनियाद पर राजनाथ सिंह हों या नरेंद्र मोदी हों किसी न किसी एयरबेस पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो तकरीर भी करते हैं, अपनी खिफ़त को मिटाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी आवाम को पहले बेवकूफ़ बनाया मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज राजनाथ सिंह जो हैं गुजरात की एक एयरबेस है, वहाँ पे वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ जो खिताब किया, अब वो खिताब कम और इंकशाफ ज़्यादा है। इंकशाफ सुन लीजिए उनका। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और सही वक्त आने पर हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है यहाँ पाकिस्तान से कि आपने बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा कि ट्रेलर जो है वो आपने दिखाया, जो पूरी पिक्चर थी ना वो फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दी है, और दुरुस्त पिक्चर दिखाई है, सही पिक्चर दिखाई है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज आप कहाँ पे खड़े हैं, यानी कि इंडिया और बिलखुसूस उनकी जो बीजेपी की मौजूदा हुकूमत है, इंडिया के अंदर हो या जो उनका इंप्रेशन इस वक्त दुनिया के अंदर है वहाँ पर हो, आपकी कोई स्टैंडिंग इस वक्त नहीं है, ना अखलाकी तौर पर और ना ही जिसको आप अपने से कमतर समझते थे, यानी कि हम इनसे बात करें ये हमारे बराबर के नहीं हैं। आप तो एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम हेजमनी कायम करेंगे, हम यहाँ के यानी कि साउथ एशिया या खित्ते के हम आका हैं, हमारे साथ बात की जाए और हम ड्राइव करेंगे इस चीज़ को। उसका आपको जवाब मिल गया कि वी आर नॉट ये इन्फीरियर, वी आर इक्वल। और आपको जो जवाब दिया गया है वो तो आपके वहमो गुमान में, आपकी सोच में नहीं होगा। रातों की नींदें जो हैं वो आपकी हराम हो चुकी हैं। आप अपनी कौम को क्यों नहीं बताते कि आपके 3 राफेल तैयारे गिर चुके हैं और 3 और तैयारे गिर चुके हैं, आपका एक ड्रोन गिर चुका, जो आपने यहाँ पे 90 के करीब ड्रोन्स भेजे उनका क्या हशर हुआ, वो आप अपनी कौम को बताएं। मीडिया का आपने बाजू मरोड़ा, उनको झूठ पे लगा दिया, वो भी लग गए, बाद में माफ़िया मांगी, सहाफ़ियों ने माफ़िया मांगी, और जो वहाँ के यानी इंटेलिजेंसिया है जिनको आपने झूठ पे लगाया था वो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी की हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि यह आपने क्या किया। अब आप कन्फ्यूजन का आलम मजीद देखिए यहाँ पर। ये तो राजनाथ सिंह जो कि इनके वज़ीर दिफा हैं उनका बयान है कि वो अभी तस्वीर दुनिया को, यानी कि जो पूरी पिक्चर है ट्रेलर वो दिखा चुके हैं, वो पिक्चर सही वक्त पर दुनिया को दिखाएंगे। ये भड़क मारी अपनी तरफ से उन्होंने। अब उनकी जो फौज है उसका क्या मौक़िफ़ है। हॉटलाइन के ऊपर DGMOs का 3 मरतबा रब्ता हो चुका है, इंडिया के DGMO और पाकिस्तान के DGMO, और वहाँ पे एक ही बात तय हुई कि सीज़ फायर को बरकरार रखा जाएगा। ये तो चलें DGMOs का रब्ता था और उसमें जो रिज़ल्ट है वो बताया गया। अब जो इंडियन फ़ौज है उसका भी मौक़िफ़ आ चुका है सामने। उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त यानी कि पूरी कोशिश की जाएगी कि सीज़ फायर भी बरकरार रहे, और जो अलर्ट की सिचुएशन है यानी कि दोनों तरफ अफवाज अलर्ट हैं, सूरत हाल अभी नॉर्मल तो नहीं हुई, तो उसको बतदरीज कम करने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। वो अलर्ट को कम करने की कोशिश करनी है, आपकी फ़ौज का ये बयान है। और आप कह रहे हैं जी हमने पिक्चर सारी दुनिया को दिखानी है, तो चलें आप एक बार फिर कोशिश करके देख लें। पाकिस्तान बिल्कुल जाग रहा है और पाकिस्तान की कौम जो है वो भी तैयार है, वो जाग रही है। उन्होंने आपको अभी भी जवाब दिया
और जब अगली मरतबा आप तस्वीर दिखाएंगे, जो पिक्चर दिखाएंगे, तो इस इंशाअल्लाह उसका जवाब जो होगा वो इससे बहुत बेहतर होगा जो आपको इस मरतबा मिला, क्योंकि हमारी जो क़यादत थी उनके ये वाज़ेह पैगाम था। इसहाक डार साहब बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं, DGI-SPR इसके ऊपर कर चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको निशाना बनाना है, उन अहदाफ को जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को निशाना बनाया गया जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और सिर्फ उन चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया जहाँ से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, और सिर्फ उन्हीं एयर बेसिस को निशाना बनाया गया जहाँ से पाकिस्तान को अटैक किया गया। तो ये बड़ा ही कैलकुलेटेड था, यानी कि सिर्फ उनको निशाना बनाया गया। सो अगर आप अगली कोशिश करेंगे और तो फिर इंशाल्लाह उसका जवाब उसके मुताबिक होगा, और वो आपके लिए एक और सरप्राइज़ होगा। ये बात आप लिख के नोट करके रख लीजिए, ये तयशुदा हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अब आते हैं इंडिया को दूसरा झटका जो मिला वो अब बरतानिया से मिला है। अमरीकी सदर वो अब तक 3 झटके इनको दे चुके हैं। जो सीज़ फायर वाला था, वो जिसको कहते हैं ना स्नप करके बिठाया है कि अब बैठ जाओ, रिपोर्ट सारी होती हैं, अमेरिका के पास नहीं होगी तो किसके पास होगी, और बरतानिया के पास अगर नहीं होगी रिपोर्ट्स तो किसके पास होंगी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। तो बहरहाल अमेरिका को भी मालूम था और बरतानिया को भी मालूम था, और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी मालूम था, सबको मालूम था। आज आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर, उसमें मैं बाद में आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनको चपेटें कराई, सीज़ फायर तो हो गया, उसके बाद उन्होंने कश्मीर को भी छेड़ दिया। वो जिसको कहते हैं ना नरगढ़ से पकड़ा है, मोदी को भी और इंडिया को भी। जब कश्मीर की बात की वो तो हड़प कर चुके थे ना अपने तौर पे, लेकिन वो डिस्प्यूट है, वो दो ममालिक के दरमियान, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो एक डिस्प्यूट है, और उसकी वो UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक वो हल होगा, प्लेबिसिट होगा वहाँ पे, आज नहीं तो कल होगा, और ये हक के रायदही उनको देना पड़ेगा, और ये आलमी दुनिया के ऊपर भी एक कर्ज है जो उन्होंने अदा करना है कश्मीरियों का। बहरहाल उन्होंने कश्मीर को छेड़ दिया। और तीसरा, उन्होंने कल जो टिम कुक को कहा, जो कि एप्पल के CEO हैं, कि $500 अरब की जो सरमायाकारी आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में वो ना करें। तो ये एक यानी कि एक और थप्पड़ था BJP हुकूमत को अमेरिका की तरफ से। आज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, याद रहे कि पिछले 4 साल के अंदर ये बरतानिया के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए मौजूदा हुकूमत के। तो इनका दौरा ही पहला है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा का। अब असल बात यह है कि उन्होंने आके क्या कहा, एक जुमले के अंदर पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी जो उन्होंने बात यहाँ पे आके की। डेविड लिमी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने पहलगाम वाक़ये से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। अब पहलगाम इंसिडेंट क्या था? ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई जो 4 दिन पे मुहित रही, उसकी जो बुनियाद था वो पहलगाम इंसिडेंट था। अब बरतानिया वो ख़ुद P5 का मेंबर है, यानी कि 5 दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उसका वो मेंबर है। उनका वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सरज़मीन पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट का जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान पे तो लगाया, लेकिन उसके सबूत कभी पेश नहीं किए। यानी जिस जंग की बुनियाद पहलगाम हमले को बनाया गया, उसकी तहकीकात, उसके सबूत, कोई चीज़ मोदी साहब दुनिया में कहीं भी किसी के सामने नहीं रख सके, और जंग शुरू कर दी, और उसके बाद जो नतीजा आया वो आपने देख लिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, अब उनका ये कहना है मज़ीद कि जंग बंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये किसका मौक़िफ़ है? ये बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ है। अब जो पहले बात हमने की, जो पहला हमारा आज का टॉपिक था कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं वो उसके तनाजुर में है, लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो सीज़ फायर हुआ, ये इंडिया पाकिस्तान ने तो बैठ के नहीं किया, ये आलमी बरादरी ने दोनों को बिठा के, उनको समझा के उसके बाद ये किया, और वो इसके गारंटर भी हैं, जिसमें अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। तो क्या इंडिया उन सब को बालाए ताक रखते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए फिर से कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? तो मेरा ख्याल है फिर उसके जो नताइज होंगे वो, अब वैसे तो अभी भी जो नताइज आ रहे हैं उनको तवक्को नहीं थी बिल्कुल, उनको रोज़ ही कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल रहा है। तो इस चीज़ का इम्कान जो है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इंतहाई ना होने के बराबर है कि इंडिया इस वक्त कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि अभी तो वो उस शौक से बाहर नहीं आया जो कुछ उसके साथ हुआ, जो सरप्राइज उसको मिले, जो उनके राफेल्स को मिले, जो इनके S-400 को मिले, और जितनी प्रेसीजन के साथ पाकिस्तान ने उनके मकामात को टारगेट किया, जिस तरह उनके जहाज़ों को गिराया, अभी तो वो रिकवरी मोड में हैं। पहले वो उससे निकलेंगे, बराबर यानी सूरत हाल बेहतर होगी, फिर वो जाके कहीं सोचें, क्योंकि बेवकूफ़ तो बहरहाल वो हैं ही हैं। तो जिस तरह अभी बेवकूफ़ी की वो दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन इमीडिएटली ऐसा होगा
तो ये मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा मुश्किल लगता है। कम से कम अकल जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती, और ना ही मंतक इसकी इजाज़त देती है कि वो फिर से ऐसी कोई बेवकूफ़ी करेंगे मुस्तकबिल करीब में। बाद की बात बाद में होगी, लेकिन अभी तक जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार हैं, और जो उनकी इकोनॉमिक मामलात हैं वो आपके सामने आ गए, और पाकिस्तान से जो मार पड़ी वो आपके सामने आ गई। ट्रंप ने कश्मीर इशू को उठा दिया, ज़िद पहुंची इनको। बरतानिया वो आज पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा उनके आ गए, उनका बयान वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उसकी गूंज होगी। तो ये बयान जो है वो कोई मामूली बयान नहीं है, क्योंकि ये बरतानिया की तरफ से आया है कि बग़ैर सबूत के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जारहियत कर दी। अब आते हैं हम आज के तीसरे मौजू के ऊपर, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा अंदरूनी चैलेंज दरपेश है। कुछ बात मैंने कल गुजारिश की थी आपसे, आज भी उसके ऊपर बातचीत हुई, वो है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। इसके ऊपर पार्टी के अंदर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। अब इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, इनकार तो वो नहीं कर रहे। उनकी सीसी का इजलास होगा, उसमें ये तय किया जाएगा कि आया वो हुकूमत के साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वहाँ पर तय होगा। अब ये चैलेंज उनको क्यों दरपेश है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानियों को एक इंतहा के ऊपर लेके गई थी कि वो इनके वजूद को भी तस्लीम नहीं करते, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मैंडेट चोरी का है, ये सारा कुछ है। और इसके अलावा इमरान खान साहब, नन अदर बट इमरान खान साहब, वो कह चुके हैं MKM हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनसे बात नहीं होगी, बात होगी तो फ़ौज से होगी। फ़ौज का जवाब आ गया कि अगर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ DG SPR ने कहा था कि बात अगर करनी होगी तो वो आप जाके सियासतदानों से करें। बिल आखिर चलें, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। इमरान खान साहब से यानी कि अलाउ कर रहे हैं कि वो बातचीत करें। यानी कि पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि उन्होंने पैगाम इमरान खान साहब को पहुँचाया कि हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है। फिर खबर आई अंसारी भाई साहब की, इमरान खान ने उनको इजाज़त दे दी कि आप बात करें। अब जाएगा मामला पार्टी के पास, वहाँ गुफ्तगू होगी सियासी कमेटी के अंदर या उनकी जो CEC के अंदर, और गालिब राय जो नज़र आ रही है हमें, जो बातें वहाँ पर हो रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी जो अक्सरियत है वो इस हक़ में है कि हुकूमत के साथ गुफ्तगू की जाए। अगर ये गुफ्तगू का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो उनका अपना ही बनाया हुआ, तश्कील दिया हुआ वो बयानिया होगा जो आज तक वो लेके चलते रहे हैं। किस तरीके से वो उससे पीछे होंगे और हुकूमत उनको कितना स्पेस देगी, या हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उनको बजाय इसके कि शर्मिंदा करे, वो उनको स्पेस दे और उनको यानी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को तस्लीम करें और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत के वजूद को तस्लीम करे, तब मुज़ाकरात किसी यानी करवट बैठ सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ, अगरचे हक़ाइक़ जो हैं वो मैं अभी तो बयान नहीं करता, बाद में चलें किसी और दिन बयान कर दूंगा। बहरहाल उसका आगाज़ हो रहा है और तहरीक इंसाफ इंतहाई संजीदगी से इस तरफ अब आगे बढ़ रही है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। और उन्होंने आज बैरिस्टर गौहर साहब ने रिक्वेस्ट भी की, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, वो चीज़ स्पॉइलर का रोल अदा ना करें। अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है तो सिर्फ वही लोग गुफ्तगू करें जिनके पास मुकम्मल और सही मालूमात हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑब्वियसली हैं, बहुत सारे उनके वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया है उनका इंतहाई ताकतवर सोशल मीडिया, तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि आप स्पॉइलर का रोल अदा ना करें और जिनके पास मालूमात सही हों वही गुफ्तगू करें इसके ऊपर। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर इस सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। मैं अपनी राय अगर दूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद तो नहीं हूँ, बहरहाल मैं दुआ गो ज़रूर हूँ कि इनके दरमियान ये मामलात जो है वो किसी न किसी जगह पे सेटल हों और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यानी परवाज़ करने की, तो पाकिस्तान उसमें परवाज़ कर सके। देखते हैं वहाँ से क्या सूरत हाल सामने आती है और तहरीक इंसाफ की जो CEC है वो क्या फ़ैसला करती है। एन मुमकिन है कल उनका फ़ैसला सामने आए या परसों उनका फ़ैसला सामने आ जाए, तो फिर उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।